साथियों, आज मैं आपको राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सातारा जिले के खंडाला तालुका में नायगांव ग्राम में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। 3 जनवरी 1831 में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। उस समय नायगांव में अंग्रेज़ों की कोई पाठशाला नहीं थी जहां सावित्री को शिक्षा अध्ययन करने को मिलता, और वैसे भी ब्राह्मण धर्मशास्त्र के मुताबिक नारी जाति ने शिक्षाध्ययन करवाना पाप और अधर्म और अधोगति का लक्षण समझा जाता था। इस हिसाब से नारी मनुष्य के लिए केवल एक भोगवस्तु मानी जाती थी। पूना में फूलों का व्यवसाय करने के वजह से गोरे नाम लुप्त हुआ और उनका नाम फुले हो गया। गोविंदराव फुले को 2 पुत्र हुए, राजाराम और ज्योतिराव। ज्योतिराव अभी 9 माह के भी नहीं हुए कि उनकी माता संसार से विदा ले ली। पिता गोविंदराव ने फिर कभी विवाह नहीं किया। धनकवड़ी में गोविंदराव की एक विधवा रिश्तेदार बहन थी जिसका नाम था सगुनाबाई क्षीरसागर। सगुनाबाई पूना के एक अंग्रेजी स्कूल में आया थी। बहन या सगुनाबाई और गोविंदराव ने मिलकर ज्योतिराव को पढ़ाया लिखाया। जब ज्योतिराव 13 वर्ष के हो चुके तो पिता गोविंदराव ने उनकी शादी कराने लड़कियां देखने लगे। सगुनाबाई क्षीरसागर जैसे गोविंदा की रिश्तेदार थी, वैसे वह नायगांव के खंडोजे नेवसे पाटिल की भी रिश्तेदार थी। उसने सावित्रीबाई को देखा था, अतः मध्यस्थी कराकर उसने ज्योतिराव सावित्री का विवाह तय कर लिया। ज्योतिराव 13 वर्ष के थे तो सावित्रीबाई 9 वर्षों की थी। दोनों का विवाह सन 1840 में संपन्न हुआ। इस प्रकार 2 क्रांतिकारी वैचारिक मूलगामित्व ग्रहण करने वाले अपने खुद की प्रेरणा से, खुद की प्रज्ञा से एक हो गए। ज्योतिराव ने अंग्रेजी 7वीं तक पढ़ाई पूरी कर अपने उम्र को 21वें साल में पाठशाला छोड़ दी तथा घर प्रपंच और सार्वजनिक सेवा में जुट गए। इस समय तक ज्योतिराव ने वेद, उपनिषद, पुराणों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान के उर्दू, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी ग्रंथों को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाया, और इस प्रकार वे इतिहास और परिवर्तन के ज्ञाता बन गए। एक दिन ब्राह्मण मित्र के शादी में सम्मिलित होने पर ब्राह्मण बारातियों ने शूद्र अस्पृश्य कहकर फुले का घोर अपमान किया। इससे वे घोर निराश हुए। पिता ने उन्हें अर्वाचीन प्राचीन ब्राह्मणों के सारे कारनामे बताकर उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उनका मन थरथरा गया, उन्हें क्रोध भी आया और ब्राह्मणों से वे घृणा करने लगे। अब उन्होंने संत तुकाराम, मार्टिन लूथर, सर विलियम जोन्स, महावीर, बसवेश्वर आदि का अध्ययन पूरा कर दिया। जब उन्होंने पर्शियन और अरब के धर्म का इतिहास का अध्ययन किया तो वे पहली बार हक्के बक्के रह गए। उन्होंने जान लिया कि ब्राह्मणों के दुष्ट कलंकित भेदनती का खात्मा कर भोजनों को
ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद कराने की ठान ली। जब वे किताबों और ग्रंथों को पढ़ते तो वे अपनी पत्नी सावित्री को भी उसके अर्थ बताते रहते। इस प्रकार मन ही मन सावित्रीबाई भी तैयार होने लगी थी। विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन शूद्र नाश हुए। इतने अनर्थ केवल अविद्या से हुए। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई से विचार विमर्श किया और बताया कि हमें बहुजनों के अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए शूद्र अछूतों को शिक्षित करना होगा। तब सावित्री ने कहा कि मुझसे यह कैसे संभव हो सकेगा जब मैं स्वयं अनपढ़ गवार हूँ और इसमें समय भी लग सकता है। ज्योतिराव ने कहा कि हमें प्रथम कृति अपने घर से शुरू करनी होगी और तुम्हें तैयार होना होगा। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाने लिखाने की बात की। देखते ही देखते ज्योतिराव सावित्रीबाई के गुरु बने और सावित्रीबाई शिष्या बनकर सीखने लगी। अल्पावधि में ही सावित्रीबाई ने पढ़ाई पूरी कर शूद्र अस्पृश्यों को पढ़ाने की तैयारी कर ली। वास्तव में सावित्रीबाई और ज्योतिराव का विवाह होने पर भारत में नारी शिक्षा की शुरुआत होने का प्रसंग हो रहा था। अमेरिकन मिशन में 1840 में पुणे के लड़कियों की पाठशाला खोली थी। उसमें केवल 10 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी। ये देखते हुए ज्योतिराव की हिम्मत बढ़ गई और बहुजन समाज और शूद्र अतिशूद्र लड़कियों को कैसे अध्यापन करें इसका अवलोकन करने वे बालमित्र सदाशिवराव गोंडे को साथ लेकर अहमदनगर को जाकर मिस फरार के स्कूल को भेज दी। वहाँ की शिक्षा पद्धति देखकर वे खुश हो गए और वापस लौट आए और 1848 में प्रारंभ में उन्होंने ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को अपने साथ लेकर पूना में भिड़ेवाड़ा में शूद्र लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू कर दी। इस कार्य में जगन्नाथ सदाशिव ने इस दंपत्ति की सहायता की। सावित्रीबाई स्कूल की प्रथम अध्यापिका बनी। और सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह, सती प्रथा, पुनर्विवाह, केशवपन जैसे प्रश्नों को उठाकर फुले दंपत्ति ने आंदोलन चलाया। यशवंतराव अहमदनगर की अंग्रेज फौज में मिलिट्री डॉक्टर पद पर आसीन हुए। वह पलटन नंबर 110 पर काम कर रहे थे। राष्ट्रपिता के बाद राष्ट्रमाता ने 7 वर्षों तक समाज जागृति का कार्य किया। सन 1897 में पुणे में प्लेग होने पर वहाँ रोगियों की सेवा में जुट गई। यशवंतराव भी दवापानी का बंदोबस्त कर पुणे आ गए। अपनी माता के साथ वे भी रोगियों की सेवा में लगे रहे। इस लगातार दौड़ धूप ने माता सावित्रीबाई को कमज़ोर कर दिया और रोगी वातावरण में उन्हें ही आ घेरा। यशवंतराव के लाख कोशिशों के बावजूद माता सावित्रीबाई को वे बचा न पाए। राष्ट्रपिता के बाद सावित्रीबाई ने 10 मार्च 1897 को अंतिम विदाई ले ली। इस प्रकार फुले दाम्पत्य का अध्यात्म खत्म हुआ। लेकिन आपको पता है, आज जब महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हो गई तो बड़े बड़े भाषण देने लगी। वह संसद सदस्य बन चुकी, समाज सेविका बन चुकी, प्रधानमंत्री बन गई और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति की कमान भी उसने थाम ली। लेकिन आज भी औरतों को न्याय दिलाने में वो असमर्थ रही। इसी कारण मैं कहता हूँ, एक शब्द को कृतिमय कर्तव्य की जोड़ देने वाले फुले दाम्पत्य जैसे महामानव बड़े निराले होते। केवल दाता बनने से कुछ नहीं होता,
परंतु लेने वाला को भी अपनी पात्रता, अपनी क्षमता सिद्ध करनी होती है। इस न्याय से विचार किया जाए तो सावित्रीबाई ने शिक्षा दीक्षा लेकर सनातनी ब्राह्मणों को धर्मद्रोही सिद्धांत को नकारा। प्रथम अध्यापिका, प्रथम मुख्याध्यापिका, कवयित्री, ब्राह्मण विधवा का बच्चा दत्तक ले उसे डॉक्टर बनाने वाली पहली माता, 100 महिलाओं को प्रसूति करने वाली प्रथम दाई, अनाथों की माता, अस्पृश्यों को पानी का हौद खुला करने वाली महामाता, भूखे लोगों की पेट की भूख मिटाने वाली अन्नदात्री, पति के निधन के पश्चात हाथों में तुले लेकर स्मशान मार्ग की ओर चलने वाली पहली क्रांतिकारक स्त्री यानी क्रांति माता, राष्ट्रमाता सावित्री है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।